चेतना खटले। मैं क्लास 11 से फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपको बायो का एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, वो है ब्लड सेल्स। सो ब्लड सेल्स के 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है आरबीसी, सेकेंड होता है डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड होता है प्लेटलेट्स। ओके, तो ये 3 टाइप्स होते हैं ब्लड सेल्स के। सो एक एक करके मैं आपको एक एक जो सेल्स है उसे थोड़ा सा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट हम लेंगे आरबीसी। सो आरबीसी जो है इसे एक और नाम से बोला जाता है। इसका जो नाम है वो होता है एरिथ्रोसाइट्स। इसका एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स और इसका जो कलर होता है वो होता है रेड। ये रेड कलर की होती है और इसका शेप होता है बाइकेंट्री। और ये जो सेल है वो होती है ई न्यूक्लिएटेड, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। क्योंकि बट जब आफ्टर बिफोर मैच्योरिटी इसके पास न्यूक्लियस होता है, पर धीरे धीरे जब ये बड़ी होती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं आफ्टर मैच्योरिटी ये ई न्यूक्लिएटेड हो जाती है, क्योंकि इसको अपने पास हीमोग्लोबिन रखना होता है, उसके लिए स्पेस बनानी होती है, इसलिए ये ई न्यूक्लिएटेड हो जाती है और इसके जगह ये अपने अंदर हीमोग्लोबिन रखती है। देन और उसके बाद जब हीमोग्लोबिन रखती है अपने अंदर और फिर ये ई न्यूक्लिएटेड हो जाती है। देन इसका जो इसके अंदर ओवरऑल जो सेल में हीमोग्लोबिन होता है वो होता है 95% एंड जो साइटोप्लाज्म होता है वो 5% होता है। और ये जो सेल है ये सबसे मोस्ट एबंडेंट सेल के नाम से भी जान जाती है, क्योंकि तीनों सेल के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होती है अपने बॉडी में। इसका अमाउंट होता है 5 to 5 point per million cube of blood। एंड इसके दूसरे यूनिट में भी वैल्यू होती है, जो होती है ग्राम पर एमएल में, वो होती है 12 to 16 ग्राम, 16 ग्राम पर 100 ml। ओके, देन जो आरबीसी है ये इसकी भी लाइफ स्पैन होती है, जब मतलब जब 120 डेज है उसके बाद इसकी लाइफ स्पैन हो जाती है, तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज का। तो ये 120 डेज के बाद जो स्पैन हो जाती है वो होती है लीवर में। लीवर में स्पैन हो जाती है, उसके बाद जो लीवर है उसको स्प्लीन में ट्रांसफर कर देता है। स्प्लीन जिसे हम बोल सकते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये 2 नाम होते हैं इसके, इसी को हम यही बोलते हैं। देन ये 120 डेज तक स्पैन हो जाती है। एंड इसके 2 डिजीज होते हैं, वो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं, एक्सेस एंड डिफिशियंसी। अगर हमारे जो बॉडी में आरबीसी है वो लेस अमाउंट हो गया उसका, तो हमें डिसीज हो सकता है। और जो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपेनिया, जिसे जिससे मतलब बोल सकते हैं कि आरबीसी का जो लेस अमाउंट हो जाएगा हमारे बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में उसका अमाउंट लेस हो गया तो उससे हमें डिसीज हो सकती है, वो है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो सिकल शेप की हो जाएगी। और दूसरा डिसीज होता है एक्सेस में, जिसे हम बोलेंगे पॉलीसाइटोमिया, जो कि अगर हमारे बॉडी में आरबीसी एक्सेस अमाउंट में हो गई तो उससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जो अगर हमारे बॉडी में ब्लड ज़्यादा अमाउंट में हो गया तो उससे ब्लड ठीक हो सकता है और ब्लड से इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा, इससे हमारे ब्लड को ही प्रेशर जाएगा, यानी पंप करने में ब्लड को और प्रेशर जाएगा और उससे फिर वो जो हार्ट है अपना थोड़ा वीक हो जाएगा और इसी कारण हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। ये 2 डिजीज है आरबीसी के। तो यहाँ पे हमारा आरबीसी कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे डब्ल्यूबीसी की ओर। सो डब्ल्यूबीसी जो है वो कलरलेस होती है।
और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है ल्यूकोसाइट्स। इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स और ये हमारे बॉडी में बैक्टीरिया किल करने का काम करती है। ओके, जैसे हम आपको बताओ एग्जांपल, तो हमारे जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी एंड एक्सेट्रा बहुत सारी होती हैं। तो अगर जब हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, सपोज ये बैक्टीरिया अगर ये हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो इसे किल करने कौन आएगा? सिर्फ डब्ल्यूबीसी आएगी इसे किल करने की, क्योंकि उसे किल करने का काम करती है। एंड जब ये डब्ल्यूबीसी इसे किल करके पूरा एंगल्फ कर लेगी यानी कि निगल लेगी, तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। ठीक, तो जो एंगल्फ करने की प्रोसेस है डब्ल्यूबीसी की, यानी कि जब डब्ल्यूबीसी कोई बैक्टीरिया को किल कर लेती है, पूरा डिस्ट्रॉय कर लेती है, उसके बाद जब एंगल्फ कर लेती है अपने अंदर, खा लेती है उसको, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। ओके, तो जो ये प्रोसेस शो करता है उसे हम बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल्स। तो डब्ल्यूबीसी को हम एक और नाम बोलते हैं जो कि है फैगोसाइटिक सेल्स। तो ये फैगोसाइटिक सेल्स है क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस शो करती है। एंड जो डब्ल्यूबीसी है इसके और 2 टाइप्स होते हैं, ग्रैन्युलर और अग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर में और अग्रैन्युलर में फर्क होता है। ये 2 टाइप्स होते हैं और इसमें भी इनके 3 सब टाइप्स होते हैं। ग्रैन्युलर के 3 सब टाइप्स होते हैं और उसके 2 होते हैं। ओके, तो इसके जो 3 होते हैं वो होते हैं एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो ये इसके 3 सब टाइप्स होते हैं और तीनों के पास जो न्यूक्लियस होता है उसका वेरिएबल शेप्स होता है। तीनों के वेरिएबल होते हैं अलग अलग, कोई भी सेम नहीं होता है। और सब इसमें से जो न्यूट्रोफिल्स है वो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है तीनों के कंपैरिजन में, 60 to 65%। और ये भी एक फैगोसाइटिक सेल्स है क्योंकि ये भी फैगोसाइटोसिस शो करती है। और जो बेसोफिल्स एसिडोफिल्स है ये दोनों एक दूसरे के अपोज होते हैं क्योंकि जो बेसोफिल्स है वो हमारे बॉडी में 0.5 to 1% होता है। एंड ये जो है ये हमारे बॉडी में 3 प्रोटीन सीक्रेट करता है। वो होते हैं फर्स्ट हिस्टामाइन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। ये 3 प्रोटीन्स सीक्रेट करता है ये, जो कि हमारे बॉडी में डिसीज और एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फेक्शंस जो है कॉज करते हैं। तो इसे हम एक और बोल सकते हैं इन्फ्लामेटरी एजेंट। ओके, इसे इन्फ्लामेटरी एजेंट भी बोलेंगे क्योंकि कॉज करता है। हाँ, सो जैसे मैंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के अपोज होते हैं, तो ये डिसीज कॉज करते हैं, तो इन्फेक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस हो रही और भी जैसे वो कॉज करते हैं। तो इसी के अपोज में ये जो है ये उसे रिलीज करने में हेल्प करता है और ये हमारे बॉडी में 2 to 3% होता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है क्योंकि इसे रिलीज करने में हेल्प करता है। सारे जो भी इसके डिसीज कॉज होते हैं वो उसे रिलीज करता है। ओके, और इन सब के पास जो न्यूक्लियस होता है उन सबका वेरिएबल शेप होता है। तो इनके शेप होते हैं
क्योंकि इसमें 2 लोब होते हैं। इसे हम बोलेंगे बायलोब। एंड ये होता है ट्विस्टेड। इसे हम 2 नाम दे सकते हैं, ट्विस्टेड या तो एस शेप, क्योंकि ये थोड़ा एस के जैसा भी दिखता है और थोड़ा ट्विस्ट होता है इसलिए। एंड इसका जो होता है वो मल्टी लोब होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोब होते हैं, तो ये इसके न्यूक्लियस होते हैं। एंड अब हम आते हैं अब रेगुलर में। तो अब रेगुलर में इसके 2 टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इसके 2 सबटाइप्स होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स है वो हमारे बॉडी में 20 to 25% होता है, एंड मोनोसाइट्स 6 to 8%। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है लार्ज राउंडेड, और इसका होता है किडनी शेप, टी शेप, जिसे रखा ये लार्ज राउंडेड होता है। एंड इसका सब किडनी जैसा शेप होता है, बट हम इसे 2 नाम से जानते हैं, किडनी शेप और एक बीन शेप। जो लिम्फोसाइट्स है उसके 2 और टाइप्स होते हैं, जो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, ओके, और जो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं अच्छा रखने में। तो यहीं पे हमारा जो WBC है वो कंप्लीट होता है। एंड देन हमारा लास्ट आता है प्लेटलेट्स, जो हम लिखेंगे सीधा सा erase कर देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। इसे जो दूसरे नाम से जानते हैं वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। बट एक्चुअली में जो है प्लेटलेट्स वो सेल नहीं है, वो एक मेगाकैरियोट्स है जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट से बनी होती है। इसे हम एक्चुअली में रियल सेल नहीं बोल सकते, बट इसे वहीं पे हम इंक्लूड कर देते हैं, ठीक। सो जो प्लेटलेट्स है वो हमारी बॉडी में एज ब्लड क्लॉटिंग हेल्प करती है, बट एक्स्ट्रा इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली, ठीक। सो इसे हम लिख लेते हैं, दिस इज अ मेगाकैरियोट्स। मेगाकैरियोट्स जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट से बनी होती है। सो अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाओ, तो जैसे हमें कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ की सेल्स जो है कुछ जैसे मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पे वो सेल्स काम नहीं करती है। तो जैसे ही प्लेटलेट्स को पता चलता है कि कहीं इंजरी हुई है, तो वो जल्द से उसको खाली जगह पे रखती है। और जैसे मैंने बताया ये जो क्लॉटिंग का हेल्प मतलब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो क्लॉटिंग के 2 फैक्टर्स भी होते हैं, वो लिख। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 2। तो पहला होता है फिब्रियोजेन एंड सेकंड होता है प्रोटोनेन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये 2 फैक्टर होते हैं इसके। हाँ, तो जैसे बताया कि ये जो प्लेटलेट्स है
जब हमें कहीं इंजरी हो जाती है तो वहाँ की सेल्स खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, कि खराब हो जाती है, तो वहाँ पे जो प्लेटलेट्स आते हैं और अपने, जैसे मैंने बताया था कि स्मॉल फ्रेगमेंट से बने होते हैं, तो अपने स्मॉल फ्रेगमेंट से वहाँ पे जाकर मतलब उस जगह को पूरा कवर कर लेती है, फिल कर लेती है, एंड देन उसके बाद ये टू जो फैक्टर्स है क्लॉटिंग के, उसे भी साथ में जाती है, और ये दोनों वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का मतलब उसे हेल्प करते हैं, और धीरे धीरे वो ब्लड को थिक बनाते हैं। वहाँ पे जो ब्लड की ऐसे थिक लेयर बन जाती है, जिससे हमारे अंदर का जो ब्लड है लीक होना रुक जाता है, बाहर आने से रुक जाता है। और यही रीज़न है कि हम जब देखते हैं, हमें जब इंजरी होती है तो कुछ देर बाद वो जो ब्लड लीक होना रुक जाता है। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 to 8 मिनट्स। ये प्रोसेस 2 to 8 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारे मतलब इंटरनली नहीं पर एक्सटर्नली हेल्प आता है। अगर इंटरनली हेल्प आएगा तो ये हेल्प के इससे नहीं होगा, ये प्रॉब्लम ला सकता है। जैसे मैंने बताया था आरबीसी में जो ब्लड क्लॉटिंग अगर अपने अंदर हुई तो वो हमारे मतलब बॉडी में ब्लड को थिक बना देगा, और इससे हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही भी हमारा प्लेटलेट्स भी खत्म होता है। चलिए मैं पूरा अपना टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। सो थैंक यू, बाय।